Hello students, welcome to our first year class of differential calculus. रिवीजन वाला पोर्शन अपन चला रहे हैं इस समय कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड चैप्टर पे। तो पिछले कुछ टर्न्स पर अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में जो कर्व्स दिए होते हैं उनकी कर्व ट्रेसिंग के बारे में बात की है। तो आज अपन जो है कुछ जो उसका मेथड है प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग पोलर कर्व्स उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन दी हुई होती है कर्व की, उसको किस तरीके से हमने ट्रेस करना उसके बारे में बात की जाएगी। तो ये देखें आप कि सबसे पहले इसमें भी कुछ इसी तरह चलेगा मामला जैसे उसमें अपन ने सिमेट्री देखी थी, तो यहाँ भी अपन को सिमेट्री देखनी है। माना वक्र की ध्रुवी जो है ध्रुवी समीकरण जो है आर बराबर एफ थीटा है। सबसे पहले ये अपन मान करके चलते हैं इसमें। तो अब इसकी जो है सिमेट्री देखनी है अपने को। तो सबसे पहले ए पॉइंट है कि एफ माइनस थीटा बराबर एफ थीटा आ जाए, यानी एंगल को अपन नेगेटिव करके रखें और कोई फ़र्क ना पड़े, एफ थीटा ही आ जाए बाहर। अर्थात यदि समीकरण में थीटा को माइनस थीटा से प्रतिस्थापित करने पर समीकरण अपरिवर्तित रहती है तो वक्र आरंभिक रेखा के पारित सममित रहता है। तो आरंभिक रेखा के पारित सममित होने का मतलब क्या है? आरंभिक रेखा के पारित सममित होने का मतलब ये है कि ये इनिशियल लाइन है। तो अगर मान लो अपन थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये अगर कर्व मान लो इस तरीके का है ये, तो आरंभिक रेखा के पारित सममित होने का मतलब नीचे भी इस टाइप का बनेगा, जैसे कार्डियोइड के केस में बनता है। कार्डियोइड ही बन गया इत्तेफाक से। तो ये वाली चीज़ अपने को ध्यान देनी है कि यदि थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने पर वक्र की समीकरण अपरिवर्तित रहती है तो आरंभिक रेखा के पारित वक्र सिमेट्रिक होता है। उसके बाद है यदि थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो वक्र रेखा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू कौन सी रेखा है? ये वाली, इसके पारित सममित होगा। ठीक है, ये थीटा बराबर पाई बाई टू। इनिशियल लाइन जो ली है अपन ने वो ये इनिशियल लाइन है, तो यहीं से एंगल मेज़र हो रहे हैं थीटा। तो थीटा जब इज इक्वल टू पाई बाई टू होगा तो ये वाला अगर पाई माइनस थीटा रखने पर दोबारा से एफ थीटा मिल जाएगा, तो वक्र रेखा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू के पारित सममित होगा। फिर अगर पाई बाई टू माइनस थीटा से रिप्लेस करने पर फिर अपने को एफ थीटा मिल जाता है, तो वक्र रेखा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर के पारित सममित होगा। आगे चलें, यदि 3 पाई बाई टू माइनस थीटा रखने पर फिर से एफ थीटा मिल जाता तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई फोर के पारित सममित होगा। तो और लास्ट में यदि आर की घात सम हो तो वक्र ध्रुव के पारित सममित होता है। ये एक लास्ट पॉइंट है, यदि आर की घात सम हो। अपन इक्वेशन देखेंगे आगे जो एग्जांपल्स होंगे उसमें कई जगह आर की घात सम मिलेगी, तो वहाँ पे अपन कहेंगे कि वो ध्रुव के पारित सममित होगा। तो अब खास चीज़ इसमें लर्न करने वाली जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करा गया। इस पे ध्यान दें आप, पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, तो किस रेखा के पारित सममित है वो यहाँ पे दे रखा है। यदि पाई माइनस थीटा रखा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। पाई बाई टू माइनस थीटा रखा तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर। 3 पाई बाई टू रखा तो 3 पाई बाई फोर। तो मेन चीज़ क्या हुई इधर? मेन चीज़ ये हुई कि यहाँ जो एंगल रख रहे हैं अपन याद करने के लिए, उसका हाफ एंगल के पारित सममित होता है। जैसे यहाँ पाई था तो यहाँ क्या हो गया? पाई बाई टू। यहाँ पाई बाई टू है तो पाई बाई फोर। 3 पाई बाई टू है तो 3 पाई बाई फोर। यानी यहाँ पर जो एंगल रखे हुए हैं उसका आधे एंगल करने के बाद यहाँ पे उतने पे सिमेट्री बनती है। ये याद रखने का इसको तरीका है। उसके बाद फिर है पोल ध्रुव पे। यदि थीटा के किसी मान के लिए आर बराबर 0 है, यदि क्या हो, थीटा के किसी मान के लिए आर बराबर 0 हो तो वक्र ध्रुव से गुजरता है, तब ध्रुव पर स्पर्श रेखा का समीकरण थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये एक खास पॉइंट है इसमें कि यदि थीटा के किसी मान के लिए आर बराबर 0 आ जाए तो वक्र ध्रुव से गुजरता है। तो ये जो कार्डियोइड अपन बनाते हैं ये आपने देखा होगा कि ध्रुव से गुजरता है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर थीटा का कोई मान ऐसा हो जहाँ आर बराबर 0, तो थीटा इजिकल टू पाई पे रखने पर ये 0 आ जाता है। आर बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा जो अपना कर्व है, या आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा जो दो कार्डियोइड की इक्वेशंस हैं आपने पढ़ी हुई हैं पहले, ये तो रिवीजन कर रहे हैं अपन, तो आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें जब जो है अपन थीटा का कोई मान रखें कि आर बराबर 0 आ जाए तो वक्र ध्रुव से गुजरता हो जाता है। उसके बाद सब आता है एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स जो है सामान्य विधि से यदि कोई अनंत स्पर्शी हो तो ज्ञात कर लेनी चाहिए उसको। तो सामान्य विधि क्या है, जो एसिम्पटोट वाले चैप्टर में दे रखी है, वो सामान्य विधियाँ जो एसिम्पटोट फॉर पोलर कर्व्स के लिए है उसको अपन ने पढ़ा हुआ है, तो उससे निकल जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिंदु। फिर से ये मानक कोणों के लिए आर का मान ज्ञात करें, आर थीटा की सारणी में बिंदु को है। तो यहाँ पर बिंदु वैसे नहीं निकलेंगे। मानक कोण कौन कौन से होते हैं, जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इन सारी डिग्रीज पर जो है थीटा रखते जाओ और फिर बाद में जो है आर की वैल्यू निकाल के एक सारणी बना लो, जो सारणी बनेगी किसमें, थीटा और आर में, ऐसी सारणी बन जाएगी। और इसमें जो आएंगे मान आएंगे उसके हिसाब से कर्व को आगे अपन ट्रेस कर लेंगे। तो ये जो था, ये तो था आपका पोलर कर्व को ट्रेस करने वाली बात। उसके बाद ये आता है प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग पैरामीट्रिक कर्व। इसके बारे में भी अपन ने बात की हुई है पहले, तो इसको दोबारा रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि थोड़ा सा अलग है बाकी से। वहाँ सबसे इजी जो देखा होगा आपने, वो पोलर कर्व्स की ट्रेसिंग का जो कंसेप्ट है वो इजी है, पर यहाँ पर भी कुछ खास हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा अपन इसमें ध्यान देंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि मान लो प्राचलिक समीकरण जो है वक्र की x बराबर ft और y बराबर फाई टी, ठीक है। प्राचल में समीकरण लिखी तो x बराबर ft और y बराबर फाई टी। यदि वक्र f माइनस टी बराबर ft और फाई माइनस टी बराबर माइनस फाई टी, तो वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अपन ने क्या करा है कि यहाँ पर जो t था उसको तो माइनस टी से रिप्लेस करा जो f में था, और यहाँ पर जो t था उसको भी अपन ने माइनस टी से रिप्लेस कर दिया। पर रिजल्ट क्या रहा कि जो x की वैल्यू थी उसके संग जो f एसोसिएटेड था उस पर तो फर्क नहीं पड़ा, पर y के संग जो था उसमें जो है माइनस अंदर भरा तो माइनस बाहर आ गया। यानी फर्क किस पे पड़ा, y वाले चीज़ पे पड़ा। तो जब y पे फर्क पड़ा तो वक्र x अक्ष के पारिसम्मित हो गया। फिर से समझें इस चीज़ को कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कि x बराबर ft और y बराबर ft हमारे पास कर्व की इक्वेशन थी। हमने क्या करा कि x के संग f एसोसिएटेड था तो हमने t को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया f में। x तो अपरिवर्तित रह गया, पर y में जब माइनस भरा था तो माइनस बाहर आ गया। तो जिस याद रखने के लिए है कि जिस पे फर्क पड़ा उसके पारिसम्मित नहीं होगा, जिस पे फर्क नहीं पड़ा उसके पारिसम्मित होगा। अब इसको अगले वाले में देखते ही समझ में आ जाएगा क्या, यदि f माइनस टी तो माइनस आ गया बाहर, पर फाई माइनस टी था तो फाई टी बाहर आ गया। यानी फर्क किस पे नहीं पड़ा, फाई पे, और फाई किससे एसोसिएटेड है, y से, तो वक्र y के सापेक्ष सममित हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपस में कॉम्बिनेशन में याद रखने वाली बात है कि जिस पे फर्क नहीं पड़ता है उसके पारित सम्मित होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। अब अपन ने क्या करा था, इसमें f में माइनस भरा और फाई में भी माइनस भरा, और दोनों में ही माइनस आ गया बाहर, दोनों में ही माइनस आ गया बाहर। तो वक्र सम्मुख पादों में सम्मित होता है। सम्मुख पाद बताए थे फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। तो अगर अपन ने यहाँ पर C पॉइंट में F में भी माइनस भरा, माइनस बाहर आया, फाई में भी माइनस भरा, माइनस बाहर आया, तो वक्र सम्मुख पादों में सम्मित होता है। ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद ओरिजिन देखना है। तो ओरिजिन देखने के लिए क्या करना है, इसमें ये अच्छी चीज़ है, इसको याद रखेंगे। यदि x बराबर 0 रखने पर प्राचल t या थीटा का ऐसा मान ज्ञात हो
ऐसा मान ज्ञात प्राप्त हो कि उससे y का मान भी शून्य हो जाए। यानी यदि x बराबर 0 आपने रखा तो प्राचल का कुछ मान निकलेगा। जैसे यहाँ पर अपन ने x बराबर 0 रखा, मान लो ये वाली जगह पे x बराबर 0 हमने रखा, तो फंक्शन t का है तो t का कुछ मान निकलेगा, या थीटा का ऐसा मान निकला, मान प्राप्त हो जिससे y भी शून्य हो जाए, यानी t ऐसा आया यहाँ भरो तो y भी 0 हो जाए, तो उस केस में वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ओरिजिन के लिए। यानी यदि x बराबर 0 रखने पर t का मान ऐसा मिल जाए, थीटा का मान ऐसा मिल जाए जिससे y भी 0 हो जाए, तो वक्र ओरिजिन से गुजरता है। फिर उसके बाद एसिम्प्टोट, यदि कोई अनंत स्पर्शी हो तो ज्ञात कीजिए। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए जो अनंत स्पर्शी वाला पोर्शन है उसके हिसाब से अपन एसिम्प्टोट निकाल लेंगे। अब पॉइंट्स निकाल लें। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। वे बिंदु भी ज्ञात कीजिए जहाँ अपकलज dy/dx बराबर 0 या इन्फिनिटी। तो ये अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए फिर वही करना पड़ेगा अपने को। x बराबर 0 रखा तो देखें y का मान क्या आता है, y बराबर 0 रखा तो x का मान क्या आता है उससे, और dy/dx बराबर 0 या इन्फिनिटी, ये और देख लें एक बार, है ना। तो इससे अवकलन के चिन्हों से वक्र का वर्धमान अवयव ह्रासमान होना ज्ञात है। अगर dy/dx पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और क्षेत्र निकालने के लिए फिर ये एग्जाम्पल जैसे आएगा उस बारे में अपन को देखना पड़ेगा कि रीज़न कैसे डिसाइड करते हैं पैरामीट्रिक कर्व का। वे क्षेत्र ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र स्थित है। तो कहीं रूल्ड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ वक्र है ही नहीं, तो वो वाली चीज़ अपन अलग से एग्जाम्पल के टाइम पे देख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है फॉर फाइंडिंग फॉर ट्रेसिंग ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स। तो इसको, इन दो कंसेप्ट्स को और ध्यान में ले लें। उसके बाद अपन कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स हैं उसके बारे में बात करके फिर आगे चलेंगे। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको उपयोग में लें किसके, जो सॉल्व क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने में। ओके।